सिंगल यूज प्लास्टिक आज पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में प्लास्टिक के यूज को घटाने की और इसके प्राकृतिक अल्टरनेटिव का उपयोग बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा ही मन में ठानकर हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ में एक युवा जिनका नाम नीलेश मुदगल है, ने प्लास्टिक के मजबूत और बेहतर इको फ्रेंडली विकल्प के रूप में जूट के मार्केट कैरी बैग्स, गिफ्ट बैग उपलब्ध करवाने की शुरुआत कर दी है। इसे उन्होंने नई शुरुआत का नाम दिया है और नीलेश मुदगल का दावा है कि जूट के ये उत्पाद 100% प्रकृति के अनुकूल हैं। ये काफी आकर्षक और फैशनेबल भी हैं। इनके उपयोग बढ़ने से पर्यावरण को फायदा होगा। दीपावली जैसे त्योहारों और खुशियों के मौकों पर बच्चों को, परिजनों को, दोस्तों को, अपने कर्मचारियों को ऐसे इको फ्रेंडली गिफ्ट्स देने की परंपरा भी शुरुआत करना चाहते हैं। उनसे प्रश्न करके अधिक जानकारी ले रहे हैं हमारे संवाददाता पवन रॉयल। हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में बैठे हुए हैं और हमारे पास भाई नीलेश मुदगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार वो ये जो नया उद्यम है स्थापित कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार से ये आपका सोच है, ये कहाँ से आई। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद पवन जी। जी, जैसे कि तो नीलेश जी, जैसे आगे मैं बात करता हूँ आत्मनिर्भर भारत की, आपके दिमाग में कहाँ से आया भाई आत्मनिर्भर भारत? मोदी जी ने भी आह्वान किया था हमसे और आप इस काम में जुड़ भी गए। फिर देखिए पवन जी, सबसे पहले तो आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर देशवासियों से बनेगा, आत्मविश्वासी देशवासियों से बनेगा। जो देश की छोटी छोटी समस्याएं हैं, आम जन की जो प्रतिदिन की चुनौतियां हैं, उनका पार पाना, इसके लिए कोई स्वर्ग से देवदूत नहीं उतरने वाले हैं। ये समस्याएं हमारे द्वारा ही जनित है और इनका निराकरण भी हमारे द्वारा ही होगा। मैं ऐसे सोच रखता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। और प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसके बारे में मैं काफ़ी समय से सोच रहा था, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और इससे चाहे आप गंदगी कह सकते हैं, इससे आपके नालियाँ जाम कह सकते हैं, इससे पर्यावरण का तो इतना बड़ा अहित है ही, लेकिन एक चीज़ और भी है, गौ माता की असमय मृत्यु में ये सबसे बड़ा एक रोड़ा होता है। तो इसके निराकरण में मैं किस प्रकार से योगदान कर सकता था, उसके लिए मैं विचार कर रहा था पिछले दिनों। और उस समय मैंने काफ़ी इसमें ऑप्शंस देखे गूगल पर, यूट्यूब पर जाकर, तो क्या मैं अपनी तरफ से क्या योगदान कर सकता था। मैंने देखा तो मैंने विचारा, कई चीज़ें ऑप्शन के रूप में आई। कुछ चीज़ें बजट से बाहर थी, कुछ चीज़ें हमारे ये क्षेत्र जो है हरियाणा का, ये जो हमारा महेंद्रगढ़ ज़िला है, यहाँ वो चीज़ें उनका रॉ मटेरियल वगैरह अवेलेबल नहीं था। लेकिन तब मैं जो जूट का जो उत्पाद होते हैं, जूट का जो सामान होता है, ये 100% इको फ्रेंडली है, नेचुरल है और सीधे सीधे किसानों से जुड़ा हुआ है। तो जब मैंने इसमें भविष्य देखा कि 100% अगर हम इसको समाज में नहीं भी अगर इसकी आदत बना सकें तो कुछ ही सही, लेकिन इसके धीरे धीरे उपयोग से समाज में एक चेतना आएगी, सिंगल यूज प्लास्टिक की कमी आएगी और एक लोगों में अच्छी आदत आएगी। हमारे माता पिता ने, हम मध्यम वर्गीय परिवार से रहे, हमारे माता पिता ने बचपन से ही हमें आदत डाली, बाहर से जाकर थैली नहीं मांगना, हम अपना घर से ही थैला लेकर चले। मेरा आज भी यही आदत है और मैं भविष्य में इस आदत को और इम्प्रूव करना चाहता हूँ। लेकिन हर प्रकार से अब हम लोगों को इस बारे में समझाते भी आए, प्रेरणा भी करते आए, टोकते भी आए। मैं बातचीत करता हूँ, आप बता रहे हो कि मैं शुरू से ही घर से थैला लेके जाता हूँ, कभी भी आपने दुकान से पॉलीथीन का सामान लिया, कोई यूज़ नहीं किया है ऐसे। देखिए, जब बाज़ार निकलते हैं और जब हम सोच कर निकलते हैं कि ये सामान मुझे लेके जाना है और बाज़ार से लेकर ही आना है, तो मेरा हर समय, मैं इस पे 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, मैं हर समय अपना घर का बना हुआ थैला लेकर गया हूँ। लेकिन बाय द चांस कभी ऐसा हो जाता है, हम बाहर ही हैं किसी काम से और तब कोई ऐसी उपयोग या हमें कोई ऐसा काम आ जाता है, तो भी हम हर संभव कोशिश करते हैं उस चीज़ से बचा जाए। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, हमें लेना पड़ता है। लेकिन मैं आम तौर पे फिर भी मान सकता हूँ, ऐसा कभी 5% ही केस ऐसे हुए होंगे
जब मैं बाज़ार से सामान लेने गया और उसके लिए मेरे को पॉलीथीन का उपयोग करना पड़ा। तो जब ये आदत मैंने अपनी देखी कि आम तौर पर इसका उपयोग जो पॉलीथीन है सरकार भी बैन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक हमारी इसके प्रति एक दृढ़ निश्चय नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा, तो उसके लिए तो पॉलीथीन को हम 100% पॉलीथीन मुक्त नहीं हो सकते। तो मैंने इसका विचार किया कि क्यों ना कपड़े का बैग हर जगह हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। मैंने बहुत ज़्यादा प्रेरणा की लोगों को इसके लिए, लेकिन तब मेरे एक चीज़ निकल के आई, अगर ये बैग्स अट्रैक्टिव होंगे और साथ ही साथ मजबूत होंगे तो लोगों को इसको बाहर ले जाने में स्वाभिमान होगा। और जूट बैग्स में मैंने वही पाया। तो इसके लिए मैंने संपर्क किया और आपको मैं बताऊं, जूट बैग्स का दुनिया का 70% काम केवल कोलकाता में होता है, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में होता है। तो ज़्यादा पैदा वहीं होती है जूट जी, सबसे ज़्यादा पूरे भारत में मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, जूट का पैदावार वहीं है और वहाँ पर इसका काम भी बहुत बड़ा है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी, वहाँ महिलाओं के, माताओं बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं से ही सहायता ग्रुप्स उन्होंने बनाए, समूह बनाए हुए हैं। और उसके माध्यम से मुझे लगा अगर ये काम यहाँ इस हिस्से में पहुँचता है जहाँ ये अभी बिल्कुल जीरो स्टेज पर है, जिसका बेस ही नहीं है, तो हज़ारों माताओं बहनों को और हज़ारों परिवारों को एक रोज़गार भी कुछ हद तक सहारा एक लगाने में हम सहयोगी हो पाएंगे। काफ़ी है, रोज़गार मिल जाए। वैसे भी रोज़गार ही फिलहाल आप देख सकते हो काफ़ी कमी है, रोज़गार है नहीं, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, रोज़गार ही मिलेगा और जैसे कि पर्यावरण को बचाने में सहायता मिलेगी, प्लास्टिक से मुक्ति मिलेगी हमें इसके बारे में। हाँ, रोज़गार का बिल्कुल सही कहा भाई आपने कि फ़िलहाल कोरोना ने बहुत बड़ी चोट दी है, जख्म दिए हैं देश के युवाओं को, रोज़गार को, नौकरियों को। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे थे अपने आह्वान में, मुझे वो शब्द याद भी हैं और मुझे उनके ऊपर 100% भरोसा भी है। उन्होंने कहा था, आपदा को अवसर बनाया जा सकता है। तो मैं देश के युवाओं से भी इस समय अपील कर सकता हूं और मैं ये अपील करना भी चाहूँगा। दोस्तों, जो भी आपदा आती है वो अवसर बन सकती है, बशर्ते हमारा स्वयं पर विश्वास हो, बशर्ते हम निष्काम होकर, निस्वार्थ होकर चलें और समाज की कोई ना कोई उलझन को सुलझा सकते हैं। और अपने आप को यदि हम उसमें खपाने के लिए अपने आप को न्योछावर करते हैं तो देश समाज को भविष्य के लिए बहुत कुछ मिल सकता है और भूतकाल की बहुत बड़ी पीड़ाओं से निजात मिल सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये जो कोरोना का अवसर है, ये आपदा है, ये रोज़गार पर बहुत गहरी चोट पहुँचाई ज़रूर है इसने, लेकिन इसी समय ही इतने बड़े बड़े अवसर भी इस समाज में मिले हैं जिनसे हम, यदि आप सब आगे आएँ तो इस समाज को बहुत कुछ मिल सकता है। और पवन जी, मैं ये आपको भी बताना चाहूँगा, ये जो जिस समय तकरीबन महीना भर में इसको देख रहा था कि क्या क्या समाधान, क्या एक ऐसी चीज़ छोटी सी जिसमें मैं देश में योगदान कर सकूं थोड़ा बहुत समाज के किसी मुद्दे पर, और मैंने ये जूट का विकल्प चुना। तो ये जूट का विकल्प पहला विकल्प नहीं था जो मेरे आंखों से देखा। मैंने तकरीबन 12-13 ऐसे विकल्प देखे जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। ये था कि वो कुछ में से यहाँ रॉ मटेरियल नहीं था, कुछ में से मेरे पास उतनी मदद नहीं, मेरे पास हाँ उतना सहायता नहीं थी, आर्थिक रूप से मैं उतना सबल नहीं था। लेकिन अगर युवा चाहें तो इन चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे गोकास्ट है, गाय के गोबर से लकड़ी तैयार की जा सकती है और लकड़ी के उपयोग के लिए जो पेड़ काटे जाते हैं जलाने के लिए, चाहे वो हलवाई के पास हो, चाहे होली के समय हो, चाहे अंतिम संस्कार के समय हो, चाहे हवन वगैरह के समय हो, या और भी अनेकों इसके उपयोग हो सकते हैं, भट्टियों आदि में हो, तो इन सब में गोकास्ट का भरपूर उपयोग हो सकता है। गौशालाओं को बहुत बड़ा आर्थिक संबल मिलेगा और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा, काफ़ी रोजगार हो जाएगा। फिर रोजगार के जो साधन है ना वो पर्याप्त हो जाएंगे, रोजगार के अवसर साधन है वो खुल जाएंगे। बिल्कुल। और गोकास्ट के जलने से पर्यावरण को अधिक क्षति नहीं होती है जी। जहाँ एक तरफ पेड़ों का कटाव कम होगा, वहीं दूसरी ओर पेड़ों के लकड़ियों से जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसके मुकाबले भी गोकास्ट से कमी आएगी। इसी प्रकार से पाम ट्रीज होते हैं, उनके द्वारा डिस्पोजल तैयार करना, तो हम जो आस पास में कागज़ के बने हुए, या पहले तो प्लास्टिक के भरपूर और आज भी हैं, प्लास्टिक है, थर्माकोल हैं, उनके डिस्पोजल्स किस प्रकार से हमारे नालियों को जाम कर देते हैं, गौ माता के पेट में जाकर हम बहुत कितना बुरा लग सकता है, ये आप विचार करके देखिए। गौ माता तक हो सकती है।
गौ माता के पेट से 100 किलो प्लास्टिक वगैरह कचरा निकाला जा रहा है। तो ये भयावह है, इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो ये कुछ एक समाधान इस प्रकार से अगर हम इनके ऊपर क्रिएटिव होकर इनोवेटिव होकर विचार करें तो ये चीज़ संभव है, मैंने जैसा देखा। तो जैसे कि आप बता रहे थे, मैंने ऐसे 12-13 उद्योग देखे जो हम बैठे कर सकते हैं, तो काफ़ी और कौन कौन से देखे आप एक बार उसके बारे में बताइए। इसमें सबसे पहला जो मेरे विचार आया था, जो सबसे प्लास्टिक के विकल्प के रूप में, पॉलीथीन के विकल्प, सिंगल यूज प्लास्टिक में, वो सबसे पहला ही था नॉन वूवन बैग्स का। मैंने उसको देखा, प्लास्टिक के मुकाबले वो बेहतर तो था, लेकिन 100% इको फ्रेंडली वो भी नहीं था। मुझे बाद में पता चला, मैंने और उसमें गहराई से रिसर्च की तो उसके अंदर भी प्लास्टिक के बड़ी मात्रा में अंश मिलाए जाते हैं। और एक बात और भी थी, उसे मैं ना अपना सका, वो मेरे बजट से भी बाहर था, तो उतना मैं खर्च करने में भी समर्थ नहीं था। लेकिन मैंने इस और चुने हैं, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे अभी ध्यान में हैं। इसी प्रकार से जैविक खेती है। जैविक खेती से एक बहुत बड़ा धरती माता के भी जो ऋण है हमारे ऊपर, हम उसको भी चुका सकेंगे कुछ हद तक। और इसके साथ साथ देश के आस पड़ोस के जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, रोगियों को और स्वस्थ लोगों को अपना स्वास्थ्य बचाए रखने में बड़ी सहायता हो सकती है जैविक खेती मात्र से। तो इस प्रकार से अनेकों ऐसे छोटे छोटे से कार्य हैं, लेकिन ये बात है ना कि बातों से बात नहीं बनती है। कुछ ना कुछ आपको अपने हाथ में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो सुधार की आप मांग करते हैं, जो सुधार की आप चाह रखते हैं, उसके लिए आपको खुद आगे आना होगा, ये मैं विचार रखता हूँ। और इसी को सोच के मैंने अपनी ओर से कुछ ये आहुति देने का निर्णय किया है। मैंने आपको बताया है कि मैं आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पहुंचा हुआ हूं और नीलेश जी से हम बातचीत कर रहे थे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं 4-5 महीने पहले नीलेश जी से एक बार मिला था और यहाँ के आसपास के लोगों से मुझे पता चला कि योग में रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने जो इनकी पहली स्कॉलरशिप मिली थी वो शहीदों के नाम शहीदों के नाम दे दी थी, शहीदों को दान दे दी थी 31,000 रुपये। उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी दान किए हैं। जैसे कि PM केयर फंड की बात करूँ, कोरोना काल में PM मोदी ने आह्वान किया था, उसमें इन्होंने 12,500 रुपये की मदद की। जैसे कि मैं बात करूं, जो अपने भारत में असम राज्य पड़ता है जहां पर बाढ़ आई थी, वहां पर काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे, वहां भी उन्होंने 21,000 रुपये दान में दिए हैं। तो आगे हम इससे बातचीत करते हैं कि ये दान कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, स्कॉलरशिप भी मिल रही है, उसके बाद ये बिजनेस की लाइन में जाना चाहते हैं। क्या बात है, लोभ बढ़ गया, लालच बढ़ गया, क्या बात है नीलेश जी ऐसी आपकी? ये काफ़ी कठोर प्रश्न कर रहे हैं आप। लगा ऐसा, शुरू में तो आप दान भी कर रहे हो, स्कॉलरशिप मिल रही है आपकी, मैं 4 महीने पहले भी आपसे मिला था, वो आप बिजनेस की तरफ जा रहे हो। बिजनेस करने का, चलो आपका समाज में एक थोड़ी ऐसी दृष्टि है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन दान करना और बिजनेस करना, इसमें मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आपस में है नहीं। लोग हम देखते हैं वो पहले शुरू कमाते हैं, छोटा छोटा दान करते हैं, फिर कोई काम करते हैं, फिर वो बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। कितने लोगों का मैं आपको उदाहरण दूँ ऐसे, मुझे नहीं लगता है कहीं ना कहीं आप भी उसी कड़ी में जा रहे हो आगे। ये तो देखो, पता नहीं आपके मन में कैसे आया ये प्रश्न, लेकिन मेरे को इन दोनों चीज़ों में ना, बिजनेस और दान, इसमें तो ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्शन आपस में है नहीं, जिसे हम अंतर्द्वंद कहते हैं। हाँ, हम बचपन से एक चीज़ सुनते आए हैं, वेदों में, जैसे हमने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन उसका कुछ कुछ अंश हमने पढ़ा है। और मैं वेद में, ऋषि परंपरा में और अपनी सनातनी परंपरा में बहुत गहराई से विश्वास रखता हूँ और उसको भरपूर जीने का प्रयास करता हूँ, जितना मैक्सिमम हो सकता है। और हमने उसमें पढ़ा था, शतहस्त समाहरय सहस्त्र हस्त संकिरय। उसका अर्थ होता है, आप 1000 हाथ से कमाओ, इतनी मेहनत करो, आप 1000 हाथ से कमाओ। यानी एक व्यक्ति जितना कर सकता है सामान्य रूप से, उससे 1000 गुना मेहनत करके 1000 हाथ से कमाओ, लेकिन साथ साथ आप 100 हाथ से दान भी करो। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि 1000 हाथ से कमाओ और 100 हाथ से दान करो, यानी 10% जीवन की कमाई जो भी आप कमा रहे हैं, 10% कम से कम।
एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति को भी अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आहुति समर्पित करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा, हाँ, जैसे आपने बताया, शहीदों के प्रति बहुत शुरू से ही मन में था। और शुरुआत में तो देखो आर्थिक संबल था नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा दृष्टि रही और यूजीसी नेट में एक अच्छी रैंक मिली, ऑल ओवर इंडिया एक अच्छा स्थान मिला, 5वां स्थान मिला। तो जेआरएफ मिली तो उसका मैंने कुछ अंश शहीदों के आश्रितों को वो दे दिया था। लेकिन इसके साथ साथ मैं भविष्य मैंने तय किया हुआ है, अगर इसके ये जो मैंने अभी काम शुरू किया है, इस काम को मैंने नाम दिया है नई शुरुआत। ये नई शुरुआत के माध्यम से मुझे जो भी कुछ नया मिलेगा, आमदनी हो पाएगी, मैं उसका तय करके रखा हुआ हूँ कि कम से कम 40%, कम से कम 40% मैं उसको ज़रूर समाज के लिए ही, आसपास उसकी बेहतरी के लिए लगाऊंगा। और क्योंकि ये इकोसिस्टम के लिए और पर्यावरण के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि मैं पर्यावरण की सेहत में ऐसे सुधार आए उन हिस्सों में, उन क्षेत्रों में वहाँ लगाऊं। चाहे वो पौधारोपण हो सकता है, चाहे पर्यावरण का संरक्षण का कोई और कार्य हो सकता है। तो जो भी कमाई होगी, भले वो 100 रुपये ही हो, मैं उसमें से 40 रुपये 100% लगाऊंगा। और इसके साथ साथ ये तो अभी शुरुआत का मैं सोच रहा हूँ। ये आपकी शुरुआत की सोच है, ये बहुत बढ़िया है। 40% आप जो गरीबों के आश्रितों हैं उनको लगाओगे, समाज में लगाओगे, पर्यावरण के लिए लगाओगे, आपकी बहुत अच्छी सोच है। हाँ, लेकिन मैं 40% में अभी तो फ़िलहाल यही मेरा मन कर रहा है। लेकिन मैं भविष्य में ऐसा विचार रखता हूँ कि इस 40% को बढ़ा के और जितना मैक्सिमम कर सकूँ ना, उतना करने की कोशिश करूँगा। मैं कभी भी बचपन से, मेरा कभी भी ज़्यादा जो कीमती चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादा कॉस्टली खान पान होता है, पहनावा होता है, या इन चीज़ों में कभी मन नहीं रहा। इसके जो सामान है ये आप तैयार कर रहे हैं, थल्ला है ये आप सामान तैयार कर रहे हैं, कहाँ तैयार कर रहे हैं, कैसे तैयार कर रहे हैं, किस नाम से इसको उद्योग को आपने नाम दिया है, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में मैं सोच रहा था, जूट का जो हम सामान है बचपन से देखते आए हैं, हल्का फुल्का हमारे इधर क्षेत्र में थोड़ा सा कम होता है। लेकिन बचपन से मैंने जैसे माता पिताजी से सुना और बड़े बुजुर्गों से मैं संपर्क करता रहता हूँ। पुराने समय का मुझे आदत है, पुराने समय की, उनके बचपन की चीज़ें, वो क्या कैसा समय रहता था, कैसे काम होते थे, तो वो उसके बारे में मैंने काफ़ी पता किया। शुरुआत में अपने होता था, जूट को अपने यहाँ ना सण बोलते हैं, कहीं कहीं ढांचा भी बोलते हैं। इसका हिंदी में असल नाम पटसन है, तो पटसन का थोड़ा सा हरियाणवी बिगाड़ होते होते वो सण बोल दिया। तो और फिर ये अपना इसको ढांचा बोल देते हैं। मूंज भी कुछ उस प्रकार का ही होता है। तो उसका काम ये, अब हमने इसका नाम सोचा है नई शुरुआत। और इस नई शुरुआत के साथ हमारा विचार है शुरुआत हो नई आदतों की। जो हम कैरी बैग्स वगैरह, पॉलीथीन आदि का इस्तेमाल करते हैं, उसकी बजाय हम एक नई शुरुआत करें, एक नई आदत डालें अपने घर से। और वो एक नया अपना कुछ ना कैरी बैग लेकर चलें अपना, और एक वो ऐसा विकल्प हो जिसको ले जाते समय हमारे मन में आत्मविश्वास भी हो, स्वाभिमान भी हो, और जिसके उपयोग से वो सुंदर भी हो। उसमें हमारे भारत की प्राचीन कलाकारियाँ आप देखेंगे, हम दिखाएंगे आपको। मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है, मैथिली कलमकारी, ये सब पेंटिंग से सुसज्जित और हमारी बहुत ही कुशल माताओं बहनों के द्वारा तैयार किया हुआ। तो ये एक नई शुरुआत, जो इसका जो लक्ष्य है उसी को मैंने इसका नाम रखा है, ताकि मुझे बार बार ये लक्ष्य ध्यान रहे। और ये नई शुरुआत हम महेंद्रगढ़ शुरू कर रहे हैं। और मेरे इस विचार को मैंने जब फेसबुक पर पहली बार रखा था 20 अगस्त को, तो उससे पहले कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि एक नया उद्यम हम शुरू करेंगे। तो मेरे कुछ
जो स्नेह रखने वाले भाई हैं उन्होंने फ़ोन किया और हमारे उद्यम का वो बिगाड़ करके, जैसे पटसन का बिगाड़ होके सन हो गया ना, ऐसे ही उद्यम का बिगाड़ करके उन्होंने उद्यम कर दिया। तो कि भाई, और भाई नीलेश क्या उद्यम कर रहा है? मैं बोला जल्दी बताते हैं क्या उद्यम कर रहे हैं। हो सकता है ये उद्यम ही हो, सच में ही उद्यम हो बिल्कुल। लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास है, आसपास के लोगों पे विश्वास है, जो जागरूक लोग हैं वो इसे उद्यम साबित नहीं होने देंगे। उद्यम मतलब एक जैसे कि खर्चा करके बैठ गया और कुछ फ़ायदा नहीं निकला। और हालांकि मुझे विफलता से डर नहीं है, विफलता का मुझे कोई डर नहीं है। कम कोशिश की आत्मसंतुष्टि रहेगी, वो मेरे लिए विशेष है। लेकिन वो आत्मसंतुष्टि से बढ़कर मैं इसे सफल सच में करना चाहता हूँ। और उस सफलता के लिए पीछे ये प्रेरणा नहीं है कि मेरी कमाई होगी। उस सफलता के पीछे कई और पॉजिटिव चीज़ें हैं। जैसे अगर 1% भी, 1% क्यों, मैं लाख का 1,00,000वां हिस्सा भी अगर पॉलीथीन का थोड़ा सा भी कम होता है तो मैं उसमें भी संतुष्ट हूँ कि कम से कम कुछ तो पॉजिटिव प्रयास, कुछ तो पॉजिटिव निकला। और इसके साथ साथ अगर किसी भाई को रोज़गार मिल सके यहाँ, किसी अगर ये एक अच्छी आदत का थोड़ी सी भी पड़ सके, 2 व्यक्तियों को भी पड़ जाए कि अपना एक सुंदर सा अपनी संस्कृति को गौरवान्वित करने वाला एक कुछ निकाल के लेके आए अपने घर से। और इसके साथ साथ हमारी कोलकाता जो दूर दराज का है, जैसे आपने बताया था कि असम में भी मैंने कुछ दान दिया था। मैं कभी भी दान, जैसे मैं दान को ना कभी भी हम प्रचारित करने का मेरा वो नहीं रहा। मैं उस चीज़ में ही विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ कि अगर सीधे हाथ से दान दिया तो उल्टे हाथ को पता ना चले। लेकिन इसके गुप्त दान होता ही वो है। जी। लेकिन मैं इस चीज़ का भी, मैं प्रचार की महत्ता भी समझता हूँ। यदि मैंने कहीं पर 100 रुपये का दान किया और अगर उसका कुछ बताया जाता है 50 लोगों को और उन 50 में से एक व्यक्ति को बैठे बैठे प्रेरणा हो गई, तो ये लाभ, इससे हमें वंचित नहीं रहना चाहिए। इस मायने में अगर प्रचार हो तो मैं उस चीज़ को सकारात्मक कहूँगा। और बाकी मैं दान के मामले में काफ़ी व्यक्तिगत हूँ। मैं दान को अपना कभी भी बाहर निकाल के या मतलब सामाजिक या सार्वजनिक करने में के पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन कुछ दान सार्वजनिक हो ताकि अन्य लोगों को प्रेरणा हो, बस इतना ही लक्ष्य है। तो अगर जैसे हमारी कोलकाता की माताएं बहनें, असम है, असम हमारे देश का एकदम पूर्वी छोर में है, 7 सिस्टर्स में से एक है। तो वहाँ पर भी हमारे अपने ही लोग हैं और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। और मेरे पास कुछ बचत का था तो मैंने उसमें से 21,000 वहाँ लगा दिए। अगर उसमें से किसी एक कुछ बच्चों को भी अगर कुछ खाना मिला हो या थोड़ी सी भी सहायता मिली हो, दिल को सुकून मिला, हमें शांति मिली दिल को कि भाई हमने एक मदद की थी, उससे उसका काम चला। तो अगर मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूँ तो मेरा लक्ष्य यही है कि अगर इसको, जैसे हमारी बातचीत को अगर भविष्य में कोई देखे या सुने तो उसके अंदर भी कभी भविष्य के लिए 2 रुपये निकालने की प्रेरणा हो। और रुपए सही जगह निकले, सही समय पर निकले और आपदा के समय तो ज़रूर निकले। मैं राष्ट्र हित सर्वोपरि वाला व्यक्ति हूँ और मेरे हर कर्म में, मेरे हर विचार में ऐसा ही आए, इसको मैं जीवन भर चाहता हूँ कि मेरे हर कर्म में और हर विचार में राष्ट्र हित सर्वोपरि सदा बना रहे। चाहे वो मेरा हरियाणा ही नहीं, मैंने हरियाणा में जन्म लिया या मैं यहाँ का निवासी हूँ इसलिए नहीं, चाहे मेरे देश का आखिरी कोना ही हो और चाहे वो द्वीप ही क्यों ना हो, लक्षद्वीप हो, अंडमान निकोबार हो, इंदिरा पॉइंट ही क्यों ना हो, तो हर कोने वाला मेरा है और मेरी उनके प्रति जिम्मेदारी है। जब मैं कहता हूँ कि मेरा है तो मेरे के साथ अधिकार तो आता ही है, लेकिन उससे पहले आती जिम्मेदारी। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ पे दावा करता हूँ ये माता पिता मेरे हैं, तो मेरी उनके प्रति अधिकार तो आ गए, लेकिन उनके प्रति जो कर्तव्य हैं मैं ये मानता हूँ वो मेरे लिए पहले आते हैं। और हर व्यक्ति को ज़्यादा श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, किसी भी चीज़ के प्रति हमेशा अपने कर्तव्यों को पहले माने और अधिकारों की चर्चा बाद में करें। आज इतने सब ये समस्याएं इसीलिए ज़्यादा हैं और व्यक्ति के मन में अशांति का कारण एक ये भी हो सकता है कि वो चीज़ों में ना पहले अपना अधिकार चाहता है
और बाद में अपना दायित्व देखता है। तो अगर पेड़ पौधे आपके घर में लगे हुए हैं तो अगर वो आपका अधिकार है, माना आपका ही अधिकार है, आपने कभी लगाए होंगे, तो आपका दायित्व भी है। ऐसे ही अगर पार्क आपके कहीं बना हुआ है तो वो आपका अधिकार है, सरकार ने आपके लिए बनाया है, लेकिन उसी के साथ साथ वो आपका दायित्व भी है। कभी अगर उसकी साफ सफाई आपको करनी पड़ जाए तो उसमें संकोच नहीं होना चाहिए। तो ऐसी अगर नीति रीति हम हर समय हर जगह और हर सेकंड अपने मन में रखें, जो चीज़ हमारे अधिकार में है उससे पहले हमारा उसके प्रति कर्तव्य बनता है। तो मैंने ऐसे ही विचार करके वो अपनी बचत में से कुछ दिया वहाँ पर। और इसके साथ साथ कोलकाता और उस तरफ के जो, क्योंकि वो थोड़ा सा अपना पिछड़ा ही क्षेत्र कहलाता है बंगाल बिहार का, तो अगर वहाँ एक आधे परिवार को भी अगर इससे सहारा लग जाता है, क्योंकि अगर इस तरफ इस्तेमाल होगी चीज़, उत्पाद इस्तेमाल होगा तो निर्माताओं को तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, उनको काम मिलेगा। और क्योंकि अभी कोरोना के समय काफ़ी लोगों का काम वैसे ही कम हो गया, तो अब धीरे धीरे इसे उभरेंगे, तो उनके लिए भी चुनौतियां हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, हम अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे, प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी, लोगों का प्यार मिलेगा, ये अंदाज़ा है। नीलेश जी, जैसे कि मैं आगे आपसे बातचीत करता हूँ, अगर किसी को ये चाहिए है सामान आपका, तो आपसे किस प्रकार कांटेक्ट कर सकता है? जैसे वो ऑनलाइन मंगा सकता है या ऑर्डर बुक कर सकता है, जैसे आपके कोई कांटेक्ट नंबर हो, व्हाट्सएप नंबर हो, किस प्रकार वो ले सकता है आपसे? देखिए, फ़िलहाल जैसे हमने इसको नई शुरुआत नाम दिया है और अभी हाल फिलहाल में इसे आरंभ ही किया है। हमने इसके लिए स्पेशली डेडिकेटेड एक मोबाइल नंबर, एक फेसबुक आईडी और ईमेल आईडी हमने सब इसके लिए बनाए हैं। तो कोई दूर दराज का व्यक्ति भी हो तो वो भी ले सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और हमसे अच्छे दूर दूर से लोगों ने संपर्क किए भी हैं। लोगों को कैसा क्या रिस्पांस मिल रहा है? कितने लोगों ने आपसे अभी तक संपर्क किया है, लगभग कुछ आइडिया हो इसके बारे में? देखिए, ऐसे संख्या से तो क्या बताना, लेकिन ये है कि गुड़गांव से, बिहार दरभंगा से, हांसी से और इस क्षेत्र से कुछ एक फ़ोन आए हैं और उन्हें विचार अच्छा लगा। ये नहीं कि भाई ख़रीदना है वो चीज़ें, लेकिन उन्होंने विचार अच्छा लगा और उसके लिए शुभकामनाएं दी। मेरे लिए ये उत्साह बढ़ाने वाला था। और हम शीघ्र ही, लेकिन एक और अच्छी चीज़ थी, जैसे हमने इसकी शुरुआत की है, इसमें एक जो चीज़ आइडिया निकल कर आया वो मुझे बड़ा प्यारा लगा। कुछ लोगों ने अपने बच्चों के जन्मदिन पर और कोई विशेष आयोजनों पर, तो घर पे कोई खुशी का मौका होता है, अभी तो फ़िलहाल मेरे जानकारों ने ही अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार वो बैग्स डिज़ाइन करवाए। तो ये विचार भी मुझे अच्छा लगा। अगर इसी माध्यम से अगर वो उसे उपयोग करें तो ये भी हमारी लक्ष्य को प्राप्त करने में एक सहायता कर सकता है। जैसे एक बिटिया का जन्मदिन था, तो उसके जन्मदिन के लिए हैप्पी बर्थडे के कोई और गिफ्ट देने के बजाय उसके अभिभावकों ने इसे देना अच्छा समझा। तो वहाँ से मुझे ये विचार बहुत अच्छा लगा कि हाँ, भविष्य में इसको हो सकता है। फिर बाद में मैंने देखे कि इसके लिए तो जैसे शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं तो भी ये हो सकता है, क्योंकि हमारे एक मित्र की शादी थी तो हमने उस पर 108 त्रिवेणी के पौधे वितरित किए थे और तब भी हमने ये बैग्स के अंदर किए थे और उन बैग्स के ऊपर उनका नाम आदि छपवाया और शुभकामनाएं दी। तो ये जूट के बैग्स पे भी हो सकता है, ये भी विचार मुझे उस समय कौंधा। और इसके साथ साथ कोई भी आयोजन हो, घर परिवार में यज्ञ का हो, कुछ भी हो, तो यादगार भी रह सकता है और हम जो गिफ्ट दे रहे हैं सामने वाले को वो भी एक डेली उपयोग की भी वस्तु रहेगी और साथ ही पर्यावरण के लिए संरक्षण का काम करेगी, ये भी एक अच्छा रहेगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस उसके ऊपर हम पेंटिंग के द्वारा बना रहे हैं। तो वो पेंटिंग जो हैंडमेड होती है वो उनका एक अपना ये अलग आकर्षण होता है। एक मशीन से छपती है और उसके बजाय हाथ से छपे, तो उस पर कोई भी डिज़ाइन किसी प्रकार का आप बनवाना चाहें तो वो भी बन रहे हैं। ये भी जानकर मुझे एक अच्छा इसका रास्ता खुला, कुछ लोगों को वो भी चीज़ पसंद आती है। तो इसके अलावा हम जल्द ही इसके महेंद्रगढ़ में स्टोर शुरू कर रहे हैं और आसपास के ज़िलों में भी इसको बढ़ावा देंगे। महेंद्रगढ़ के पूरे महेंद्रगढ़ में हम इसे कवर करने वाले हैं शीघ्र ही। और जैसे आप कह रहे हैं कि अगर कोई संपर्क करना चाहें तो मुझे जानने वाले जितने हैं वो तो सीधे मुझसे संपर्क कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ
मैंने बताया इसको हमने स्पेशल ऑनलाइन प्रचार करने का पूरा मन बनाया है। और जैसे हांसी और गुड़गांव यहाँ बातचीत पक्की हो गई है, यहाँ पर भी हम इनको सामान को शीघ्र ही रखवा कर और वहाँ पर भी इस काम को बढ़ावा देंगे ताकि पॉलीथीन से मुक्ति का काम जितना विस्तार जवाब दे रहे थे, बीच में हमने दूसरे पॉइंट पे डिस्कस कर लिया था। जैसे कि आप बता रहे थे बिहार में और कोलकाता में कुछ महिलाएं माताएं हैं जो ग्रुप में ये काम करती हैं जूट उद्योग वाला, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो। तो ये अपने यहाँ भी हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या अपने यहाँ महेंद्रगढ़ ज़िले में? हाँ, जूट के जो सामान हम लेकर आ रहे हैं विशेष रूप से कैरी बैग्स हैं और आमतौर पर आजकल प्लास्टिक के या जो पैराशूट के, वो भी प्लास्टिक की कैटेगरी का, वो गलता नहीं है और हमारी धरती माता को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। या फिर चमड़े के, तो ये सब चीज़ें मुझे बचपन से ही कभी पसंद नहीं रही। मैं जानता हूँ समाज में कुछ एक, चाहे सस्ता वो कारण हो, कीमत कम होना कारण हो या आसानी से उपलब्धता एक कारण हो, वो रहा। लेकिन मेरा पर्सनल ये विचार रहा, मुझे थोड़ी कठिनाई भले ही हो जाए लेकिन समाज और पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो, ऐसे मेरे कर्म रहें। तो उस वजह से मैंने ये देखा। और जो माताएं बहनों का विचार आप बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है, मैंने ऐसे सोचा हुआ भी है। यदि यहाँ ये काम जैसा मैं सोच रहा हूँ, यदि ये थोड़ा सा भी अगर सफल रहता है, मैं इसके लिए भरपूर प्रयास करूँगा और जो भी इसके लिए आवश्यक लगेगा वो सब हम करेंगे। अगर ये ऐसा होता है तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर यहाँ हम इसका निर्माण शुरू कर पाएँ और हमारे यहाँ की अगर 5-7 माताओं बहनों को ये काम मिल पाए तो बड़ी खुशी की बात होगी और एक अच्छा उत्पाद का विकल्प यहाँ पर मिलेगा, जिससे ना केवल लोगों को जिसे कैरी करने में बाज़ार में जाते समय एक स्वाभिमान का भाव रहेगा। मैं ये चाहता हूँ जब व्यक्ति अपना सामान लेने के लिए निकले ना, और सामान कैरी बैग्स ही क्यों, बच्चों के स्कूल बैग्स भी हो सकते हैं, घर की छोटी मोटी साज सजावट के सुंदर सुंदर जूट के बहुत सुंदर चीज़ें बनती हैं और इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए। हमारी माताओं बहनों, जो अभी तो फ़िलहाल कोलकाता और बिहार की जो माताएं बहनें हैं वो इतनी स्किल्ड हैं, इतनी कुशल हैं अपने काम में, उनकी जो कलाकारी है उसे देखकर मैं हतप्रभ हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। और हालांकि ट्रेनिंग दी जाए तो मुझे पूरा यकीन है 1-2 महीने में हम यहाँ पर भी अगर ऐसा काम शुरू कर सकें तो मेरे मन को बड़ी संतुष्टि होगी कि यहाँ आसपास कुछ माताओं बहनों को रोज़गार मिल सकेगा, किसी के आर्थिक स्थिति में हम कुछ सहारा लगा पाएंगे। तो जैसे कि अब आपने वो जो किए हैं जूट के कुछ बैग हैं, सामान है आपने बनाया है आत्मनिर्भर भारत के तहत, तो उसके तहत भी कुछ युवाओं को, हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ ज़िले के युवाओं को रोज़गार के अवसर पैदा होंगे उससे भी? देखिए पवन जी, रोजगार का जरिया तैयार करना ये वही कर सकता है जिसके पीछे थोड़ा सा आर्थिक सबलता हो। अगर भविष्य में मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी हो सका तो मैं इसमें अपने आप को बहुत आत्मसंतुष्ट मानूंगा। मैं बहुत बड़ी कृपा का पात्र मानूंगा ईश्वर की कि ऐसा उन्होंने कुछ मेरे द्वारा करवा दिया। लेकिन वो रोज़गार बाद में ही बने ऐसा नहीं है, मैं उस चीज़ में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। मैं कहता हूँ जो भी हमारे युवा साथी हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा कतई नहीं होता, मैं ये बचपन से मानता हूँ। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप केवल निष्काम होकर, निस्वार्थ होकर समाज की, अपने आसपास क्षेत्र की, अपने घर परिवार की जो भी समस्या आप देखते हो उसके समाधान को किस प्रकार से हम क्रिएटिव होकर कोई एक नया विज़न लेकर हम निकलें कि जिससे उस समस्या का समाधान हमें दिखे और समाज की उस समस्या का अंत हो। ऐसे अनेकों चीज़ें हो सकती हैं। और ऐसा जो मैंने अभी तक हाल फिलहाल में जिन 12-13 चीज़ों का मैं बीच में मैंने संदर्भ दिया, तो अगर उन चीज़ों के बारे में मैंने जो रिसर्च किए हैं, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर आता है मेरे पास
कि उसके बारे में मुझे गाइड कीजिए या उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरी तरफ से जितना सपोर्ट रहेगा मैं ज़रूर बताऊंगा। और रही बात आप रोज़गार की कह रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो भविष्य की एक बात है। अगर बात बन सके तो मैं जैसे बता चुका हूँ, मैं बहुत आत्मसंतुष्ट रहूँगा इसके लिए। लेकिन मैं युवाओं से यही कहता हूँ, आप रोज़गार देने वाले बने, उसके लिए आप अपने पैरों पे खड़े हों। उसके लिए बहुत बड़ी धन की सहायता ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। छोटा सा भी काम कुछ वर्षों में, कुछ महीनों की मेहनत के बाद आप अपने पैरों पे यदि खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से आप अनेक अन्य लोगों को आप रोज़गार देने में सक्षम हो जाएंगे। और सरकार की योजना इसमें बहुत सारी हैं, उसकी भी हम सहायता ले सकते हैं। नीलेश जी, काफ़ी टाइम समय ले लिया हमने आपका, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप जो नया उद्यम है, नई शुरुआत कर रहे हो, आमदी जल्द टेलीविज़न स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। जो प्रोसेस है वो चल रहा है, उसके लिए आपको भी खूब बधाई हो। जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद नीलेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।